हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, जैसा कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी, छोटी मगर बड़े काम की बातें, इसका आज मैं दूसरी चैप्टर लेकर आया हूं। एक दोस्त ने मेरे से डिमांड की गई थी कि सर इन्वायरमेंट के सम्मेलन करा दीजिए, तो उसी का आज पहला सम्मेलन मैं कराने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है दोस्तों, बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, रामसर सम्मेलन ये हुआ था सन 1971 में, 1971। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। रामसर सम्मेलन पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है, और इस कहानी का सार यह है कि धरती पर जो भी कुछ है वो सिर्फ मानव और जीव का ही नहीं, सिर्फ मतलब कि इस पर पृथ्वी पर धरती पर जो भी कुछ है उस पर सिर्फ मानव और जीवधारियों का ही हक नहीं है, अपितु इसके अलावा इस पर धरती पर जो भी कुछ है इस पे समस्त करोड़ों प्रजातियों का भी, और सजीव और निर्जीव जो हमारे जीवन को और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में ज़रूरी है, उन सबका अधिकार है। जितना ही हमारा है और उतना ही चीज़ों की प्रकृति के समान रूप से है, क्योंकि प्रकृति ने इसे सभी को दिया है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं किया। प्रकृति की ओर से कभी भेदभाव नहीं किया जाता है, भेदभाव हम इंसान ही करते हैं। इसीलिए इंसानों से बड़ा जानवर कोई नहीं कहा गया है। नदियों, समुद्र, झीलों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप व जीवों के कारण ही एक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। मतलब कि जैव विविधता क्या है दोस्तों, कि प्रकृति के अंदर एक स्थान पर जितनी ज़्यादा प्रजातियां, जितने ज़्यादा समूह, जितने ज़्यादा तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी उसको ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आर्द्रभूमि। चूंकि रामसर सम्मेलन एक आर्द्रभूमियों पर था। आर्द्रभूमि क्या होती है? आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग जहाँ के परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष, मतलब या तो परमानेंटली या फिर साल में एक निश्चित समय पर या प्रतिवर्ष इतने समय तक वो जल में संतृप्त हो, जल से जल रहता हो उस जगह पर, या उसमें डूबा रहे, वो स्थान आर्द्रभूमि कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय क्षेत्रों को बाहुल्य रहता है, जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है, मतलब वहाँ पे जलीय पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब जल अधिक रहेगा तो वहाँ पे जलीय पौधे अधिक पाए जाएंगे, और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जहाँ जो मतलब कि अगर पूछा जाए कि आर्द्र भूमि क्या है, तो आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र है, ऐसा भाग है, भूभाग है जहाँ पर परमानेंटली पानी रहता है। ठीक है, या मौसम, या फिर ऐसा मौसम है जहाँ पे वर्षा होती है, या फिर साल के निश्चित समय तक जल रहता है और वहाँ पर जलीय पौधे पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, वो आर्द्र भूमि है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील ऐसी जगह होती है, संवेदनशील उस चीज़ को कहते हैं जो नष्ट होने की या विलुप्त होने की कगार पर हो, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति और अन्य जीव की आर्द्र भूमियों पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो वनस्पति, जैसा कि जो पानी में उगने वाला है वो पानी में ही उगेगा, जो रेत में उगने वाला है वो रेत में उगेगा, जो मिट्टी में उगने वाली चीज़ है वो मिट्टी में उगेगी। इसी प्रकार से जो आर्द्र भूमि में उगने वाली है तो वो आर्द्र भूमि में ही फले फूलेगी और उसके लिए वही अनुकूलित होगी, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब आर्द्र भूमि के बारे में और थोड़ा सा। आर्द्र भूमि में हमारे क्या क्या आता है? तालाब, दलदल भूमि, आर्द्र घास मैदान, मतलब घास के मैदान जो हैं वो, ज्वारीय क्षेत्र, ज्वार नदमुख, कोरल लीफ। अगर इसके बारे में हम ओरली थोड़ा थोड़ा समझें, तालाब जैसा कि आप जानते हैं जो चारों तरफ से बंद होता है और पानी भरा रहता है वो तालाब होता है, उसके नीचे की भूमि होगी वो आर्द्र भूमि कहलाएगी। दलदली जो कीचड़ जैसी स्थिति हो जाती है, जिसमें जो ज़्यादातर आपको जंगलों में पाई जाएगी, जैसे खासकर भूमध्य क्षेत्रों में जो जंगल, सदाबहार, सुंदरवन, इस तरीके के जो क्षेत्र हैं उसमें दलदली भूमि पाई जाती है। जो लगातार जब पानी पड़ता रहता है तो वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, ऊपर से तो लगता है कि नहीं छिछला है, लेकिन अंदर वो काफ़ी गहरा होता है। ठीक है, घास के मैदान। घास के मैदान वो मैदान जो जिस पर घास उगी रहती है, और घास तभी उगती है जब उसको नमी मिलती है। नमी किससे मिलेगी? आपके पानी से।
ठीक है दोस्तों। ज्वारीय क्षेत्र, ज्वारीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ अपना जल छोड़ती हैं, और ज्वार नदमुख वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, ज्वार नदमुख कहलाता है। ठीक है। कोरल लीफ, कोरल लीफ आपका समुद्र के नीचे, जो आपने कभी कभी डिस्कवरी पे आप देखेंगे तो जब समुद्र के नीचे वो तरीके की पौधे और पौधे से दिखते हैं, उसको कोरल लीफ बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो समुद्र में ही पाई जाती है। वो किस कारण से पाई जाती है? वो कोरल लीफ की वजह से पाई जाती है। अगर हम आर्द्रभूमि के अब रामसर सम्मेलन के बारे में बात करें तो आर्द्रभूमि पर सर्वप्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1973 को, 2 फरवरी 1973 को। सॉरी दोस्तों, 73 इसमें मिसप्रिंट है, 71 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी को भी इसी वजह से आर्द्रभूमि दिवस मनाने की सहमति हुई। ठीक है। 1975 में इस पर विश्व के द्वारा हस्ताक्षर कर लिए गए, मतलब विश्व के सर्वाधिक देशों ने जिन्होंने इसमें सम्मेलन में भाग लिए थे उनके सबके द्वारा। जब ऐसा कोई सम्मेलन होता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है जिस दिन सम्मेलन हुआ उसी दिन से लागू हो गया। मतलब कि अगर इसमें 50 लोगों ने सहभाग लिया है तो जब तक 50 देश उस पर साइन नहीं कर देंगे तब तक वो सम्मेलन या कानून या फिर जो भी डील है, ट्रीटी है, वो लागू नहीं होती है। इसीलिए 1971 में ये स्टार्ट हुआ और मतलब सम्मेलन हुआ, और 1975 में जब इसके सभी के द्वारा, विश्व के सभी देशों के द्वारा जिन्होंने इसमें भाग लिया था उसके द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिए गए, तब से यह लागू हो गया कि हाँ 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाएंगे और आर्द्रभूमियों की हम रक्षा करेंगे। ठीक है। अब इसकी बैठक प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। ठीक है। आर्द्रभूमियों को एक इकोटोन भी माना जाता है। इकोटोन वो स्थान होता है जहां पर दो पर्यावरण या 2 पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं। चूंकि इकोटोन में जल और स्थल दोनों मिलता है, इस वजह से इसे इकोटोन की भाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों। यह भूमियां जल को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज कहे जाते हैं। ठीक है। जब जल इसमें रहता है, छनता है, जल का वाटर लेवल बढ़ता है जमीन का, तो इसे विशाल स्पंज कहे जाते हैं। भारत में आर्द्रभूमि सर्वाधिक गुजरात में है, और भारत में रामसर भूमियों की अधिसूचित 37 है। पहले 26 थी, अब 29 2019 में 11 और बढ़ गई, तो इस प्रकार से इसमें अब 37 स्थान रामसर में अधिसूचित हैं भारत के। वर्ष 2015 तक आंकड़ों के अनुसार अब तक इसमें 169 दल रामसर कन्वेंशन में सहमति दर्ज करा चुके हैं, यानी कि 169 राष्ट्रों का इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं रामसर सम्मेलन को लेकर, रामसर की सहमति पर। ठीक है। इसमें एक भारत भी है। वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स है, यानी कि विश्व में जो 169 दल हैं उसमें से 2200 वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियां हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व से वेटलैंड्स के रामसर सूची में शामिल किया गया है, और उनका क्षेत्रफल लगभग 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्द्रभूमियों को लेकर भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो कि भारत ने उस पर साइन किए हैं, तो भारत का इसके ऊपर क्या काम किया है, कितना बचाव कर पाई है भारत सरकार। भारत सरकार ने 1986 में राज्य सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, मतलब कि केंद्र सरकार ने इसको निर्देशित किया और राज्य सरकारों ने उस पर कार्य किया, जिन जिन राज्यों में उसके क्षेत्र थे उसको काम किया गया। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सरकार के 115 वेटलैंड्स की पहचान की है। जो कि भारत की नज़र में 115 आर्द्रभूमियां हैं, लेकिन रामसर में कितनी लिखित हैं? 37। ठीक है दोस्तों। इस कार्यक्रम में इन भूमियों को हो रहे नुकसान को रोकना है। मतलब जो इन्होंने कार्यक्रम चलाया है सरकार ने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आर्द्रभूमियों का नुकसान हो रहा है, खत्म हो रही हैं जो, उनको रोकना है। ठीक है। यही लक्ष्य रामसर सम्मेलन का भी है पूरा। अब इसकी एक दूसरी पहल भी की गई है भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 2011 में
भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 की अधिसूचना जारी किया है। इस अधिनियम में 2010 में जो अधिनियम आया है 2011 के अंतर्गत, मतलब 2000 अधिनियम कब आया, 2010 के नाम से आया कब है, 2011 में, के तहत आर्द्र भूमियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो, जिनका मतलब कि जिनसे किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय डील या अंतर्राष्ट्रीय तरीके से हमारे देश में उसका प्रयोग किया जा रहा हो। दूसरा, पर्यावरणीय आर्द्र भूमियाँ। पर्यावरणीय आर्द्र भूमियाँ में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक पूरे जंगल को वो कवर कर देते हैं और उसको भारत सरकार अपने अधीन ले लेती है, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको पर्यावरण के नज़रिए से जिन आर्द्र भूमियों को रखा गया उनको इस कैटेगरी में डाला गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियाँ। अब यूनेस्को जो संस्था है उसके वो अपनी एक अलग विश्व धरोहर सूची जारी करती है, जिसमें अभी जयपुर को शामिल किया गया था, चूँकि वो जयपुर कलाओं के लिए शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में, तो उसमें भी जो आर्द्र भूमियाँ उसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं वो उनको उस कैटेगरी में रखा गया। समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्र भूमियाँ जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती हैं। अब उन्होंने इसका एरिया वाइज डिवाइड किया है कि समुद्र तल से 2500 मीटर से कम की ऊंचाई है उनकी, ठीक है, और आर्द्र भूमियाँ जो 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल घेर रही हैं, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया। तो समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई, उधर क्या थी, कम ऊंचाई, इधर क्या है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई, किंतु 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल घेर रही हूँ। ठीक है, उधर 500 हेक्टेयर है, इधर 5 हेक्टेयर है। ऐसी आर्द्र भूमियाँ जिनका पहचान प्राधिकरण ने की हो। अब 115 आपने देखा उधर पहचानी गई हैं, मतलब कि उनके द्वारा आर्द्र भूमि पहचानी गई हो, तो उनको इस कैटेगरी, इस तरीके से 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रामसर सम्मेलन के तहत जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हें किडनी ऑफ लैंड भी कहा गया है, मतलब कि जैसा कि मानव शरीर में किडनी काम करती है जल को छानने का, और वैसे ही प्रकृति के लिए वेटलैंड्स जल को छानने का कार्य करती है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य के गुर्दे भी कहा गया है। वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है या सोख लेती है भूमि वो। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी ऑफ लैंड किसे कहते हैं, तो वो वेटलैंड को कहते हैं। ठीक है, जलीय चक्र निरंतर चलता है। जलीय चक्र, कोई भी चक्र है दोस्तों, वो लगातार चल रहा है, या फिर वो दृश्य में आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है, और पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर ये जल चक्र रुक जाए, यानी कि जल चक्र कैसा है कि हम पानी जमीन से निकला, ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया, नाले में गया, नाली से फिर वो उसमें नाले से समुद्र में, समुद्र से वाष्पोत्सर्जन से वर्षा से फिर जल में गया, और जो पानी बीच में आर्द्र भूमियों द्वारा सोख लिया गया, अगर वो सोखना बंद कर दें तो सीधा सीधा पूरा समुद्र में चला जाएगा। समुद्र से उत्तर वाष्पोत्सर्जन हुआ नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर कहीं पे भी किसी भी चीज़ का, जलीय चक्र ही नहीं, किसी भी चीज़ का अगर चक्र चल रहा है, अगर बीच में एक भी लाइन डिफेक्ट होती है, ठीक है ना, तो वो हमारा पूरा चक्र खराब कर देती है। उसी प्रकार जल तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल है तो जीवन है कहा जाता है। अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं हो सकता, वो किसी भी तरीके का जल हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में स्थित रामसर में सूचित स्थान, वर्तमान में भारत में कुल 37 आर्द्र भूमियाँ अधिसूचित हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2010 में 38 नए आर्द्र भूमियाँ शामिल करने का चिन्हित किया गया था, यानी भारत सरकार ने 38वां एक और दिया था। लेकिन रामसर आर्द्र भूमि के रजिस्टर में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में हो या खतरे में आ सकती हैं। ठीक है, इसके तहत भारत में कोयला देव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियाँ हैं। चिल्का झील को इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, इसलिए फिर से वो 37 हो गए थे। ठीक है ना, अगर चिल्का झील इसमें शामिल रहती तो 38 हो जाते। ये घटना 2010 की है। ठीक है दोस्तों, थोड़े से फैक्ट। वर्ष 2019 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन थी। ठीक है,
2020 के लिए थीम इसकी आर्द्र भूमि और जैव विविधता है और 2021 के लिए आर्द्र भूमि और जल है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।